हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे पास यानी कि गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस राइस है अवेलेबल उसको यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो सरप्लस राइस अवेलेबल है उसको किस तरीके से वो इथेनॉल में कन्वर्ट करने जा रही हैं। और इस चीज़ को, इस स्टेप को राइटर्स के द्वारा ये कंडेम किया जा रहा है कि इस टाइम पे जब पूरे देश में एक पेंडेमिक है, यानी कि पूरे विश्व में आप कह सकते हो कि एक पेंडेमिक की स्थिति है, पेंडेमिक है और आपका पूरा कंट्री आपके लॉकडाउन में है, तो इस तरीके से आप इस टाइम पे राइस को कन्वर्ट करोगे इथेनॉल के रूप में, आप एक बायोफ्यूल के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको हैंड सैनिटाइजर बनानी है, वो बिल्कुल ही अनएथिकल है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो हम पूरे इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही हैं। तो डाइवर्टिंग राइस टू प्रोड्यूस इथेनॉल ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। सरप्लस ग्रेन हमारे पास जो भी मौजूद है ना फूड ग्रेन का, उसको हमें क्या करना चाहिए? जो डिस्ट्रेस में लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको एनजीओ के मदद से और लोकल बॉडीज के थ्रू आप उनको प्रोवाइड किया कराइए, उस फूड को उनके तरफ लेके जाइए जो उनको खाना मिल पाए, भोजन मिल पाए। नहीं तो वो इस पेंडेमिक में कहाँ रह पाएंगे। जो लोग अभी देखो, जो कोरोना वायरस से लोग जितने परेशान नहीं हैं उतने आप कह सकते हो कि लोग भूख से परेशान हैं। जितनी मौतें कोरोना वायरस से नहीं होगी उतनी मौतें हमें भूख से देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ आपको पहले भी हमारे देश में ऐसी कंडीशन देखने को मिला है कि लोग जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं, वो भात भात कहते यानी कि चावल चावल कहते हुए वो उनकी मौत हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन में अभी हमारा जो इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करने का विचार है वो सही है या गलत, उसको हम सारे देखेंगे। सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिकली समझते हैं। देखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो किसी न किसी एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की जाती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया गया होगा और कोई ना कोई एक्ट आया होगा, उस एक्ट के थ्रू हमारी ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई होगी। तो जी हाँ, ये आर्टिकल आई थी एक्ट आई थी फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में। उसके थ्रू हमारा ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हो, उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। अब एक टर्म है हमारे पास एनबीसीसी का। देखते हैं ये एनबीसीसी क्या होता है। देखो, बेसिकली ये कमिटी है और ये कमिटी है बेसिकली जो कि नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी कह सकते हो आप, जिनको हेड किया जाता है जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा है। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उनके द्वारा ये एनबीसीसी को हेड किया जाता है। तो इस टाइम में अभी प्रेस रिलीज के थ्रू ये कहा गया है कि एनबीसीसी जो है वो डिसाइड की है कि जो हमारे पास सरप्लस राइस अवेलेबल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, उसका इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगी। इथेनॉल बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि बायोफ्यूल है। ओके, अब दिमाग में ये चल रहा होगा, ठीक है भाई ये बायोफ्यूल क्या होता है। तो हम जब 10th में पढ़ रहे होते हैं और 9th-10th में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको याद है तो जब हम केमिस्ट्री की लेसन कर रहे होते हैं उस टाइम में एक हमारी चैप्टर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। उसमें हम लोग, या फिर आप कार्बन एंड कंपाउंड करके एक चैप्टर आती है, तो उसमें हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि बेसिकली जो बायोफ्यूल्स होते हैं ना, बायोफ्यूल्स अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, बायोफ्यूल जो है वो बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली आपको पता ही है हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसीलिए बायोफ्यूल को कह सकते हो कि एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर या
फिर ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हो आप, यानी कि कभी वो लिविंग हो सकता है, कभी लिविंग नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, आप टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे याद रखना इस चीज को, भूलना मत कि हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाले जो चीज होंगे उनको हम लोग बायोफ्यूल नहीं कह सकते। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब ये नहीं कि आप 1 मिनट में या 2 मिनट वाला, ऐसा कोई सीन नहीं होता। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब डेज हो सकता है, वीक्स हो सकते हैं, या फिर इवन मंथ्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बायोफ्यूल में कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, बायोफ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, बायोफ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, बायोफ्यूल गैस भी हो सकते हैं। तो सॉलिड जो होंगे जैसे कि वुड हो गया, फिर मैन्योर हो गया, या फिर कुछ इस तरीके से जो होंगे वो हमारे बायोफ्यूल्स। फिर लिक्विड में जैसे कि बायोइथेनॉल, बायोडीजल, ये वगैरह सब, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। गैसियस बायोफ्यूल जो होंगे वो बायोगैस वगैरह सब हमारे गैसियस बायोफ्यूल में आते हैं। और इसकी यूज इसलिए की जाती है, इसकी यूज बेसिकली क्योंकि जो है इसका आप कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और ऑयल की प्राइसेस, तेल की दाम भी वो जो है बढ़ती जाती हैं, ठीक है, इसके वजह से इसकी यूज की जाती है बायोफ्यूल की। ओके, अभी आगे हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखो, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन आप, या फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन आप देखो किस तरीके से की जाती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास फीड स्टॉक है। मान लो कि कोई भी, जैसे कि भी राइस की बात चल रही है, तो ये हमारे पास फीड स्टॉक है। उसकी प्री ट्रीटमेंट, यानी कि आप उसको ड्राइंग करा सकते हो, यानी कि ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल चीज़ें से होती हैं। ओके, उसके बाद उसकी फिर गैसिफिकेशन, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग की गई, ठीक है, क्लीनिंग या फिर आप कह सकते हो कंडीशनिंग। उसके बाद बायोसिंथेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस या फिर केमिकल सिंथेसिस। उसके बाद हमारा उसका प्योरिफिकेशन, यानी कि उसको प्योर कराई जाती है। प्योर कराने के बाद वो हमारा इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट में निकल के आता है, ठीक है। अगर आपको एक चीज और मैं दिखाऊं, ये आप फोटो को देखिए। इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, एक तरीके से आपको लाचारी दिख रही होंगी लोगों के फेस पे। तो कुछ इस तरीके का सीन हमारे लगभग 1 सप्ताह पहले, यानी कि अभी भी देखने को मिलता ही है। यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स जो है वो कुछ इस तरीके से आपको घूमते, रोड पे चलते, और अपने शहर, जो जहाँ पे वो काम करते थे उस शहर से अपने शहर के तरफ, अपने गांव के तरफ, अपने घर के तरफ रवाना होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये कहा जाता है राइटर के तौर पे। देखिए, अभी जो आप अल्कोहल का यूज करने वाले हैं, यानी कि आप इथेनॉल का जो यूज करने वाले हैं राइस से तैयार करके, वो बेसिकली आप या तो करेंगे ब्लेंडिंग, उस इथेनॉल का प्रोडक्शन ब्लेंडिंग करेंगे उसका पेट्रोल के साथ, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर में यूज करेंगे। ये जो डिसीजन आप लिए ना, वो बिल्कुल ही ऑडेसियस डिसीजन है, यानी कि बहुत ही खतरा मोल लेने वाला डिसीजन है। आप एक तरीके से खतरा भी मोल लेने वाला है, फिर साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, तो उस जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि डीपली इफेक्टेड हैं इस फूड इनसिक्योरिटी से, यानी कि जो जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं खाने के लिए है, इसीलिए तो वो अपने घर से, जहां पे वो काम कर रहे थे वहां से घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके पास देखने को मिल रहा है, और इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल इथेनॉल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इमेजेस हैं देखने को आपको मिलते हैं एग्जॉस्टेड माइग्रेंट्स के, ये जो एग्जॉस्टेड माइग्रेंट आपको जो पिक्चर देखने को मिलते हैं सिटी से विलेजेस के तरफ आपको जाने को देखने को मिलता है, ये बहुत ही आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही खतरनाक जैसे सिचुएशन है, ठीक है। आपके पास एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फूड राशन का नहीं है, वो रियलिटी से बहुत दूर दूर है। अभी क्या है कि अर्जेंट प्रायोरिटी आपको, आपके पास ये होनी चाहिए कि आप अनाज की ट्रांसफर कीजिए, गोडाउन, फ्रॉम गोडाउन से लेके राशन शॉप तक जाए, फिर एनजीओ तक जाए, जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो फिर हर एक लोगों के पास, ठीक है। आप इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप इथेनॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनके ऊपर आप फोकस मत कीजिए, जो आप इथेनॉल की प्रोडक्शन है उस पर फोकस मत कीजिए। आप जो है लोगों को घर तक फूड पैकेट, यानी कि कुक्ड फूड प्रोवाइड करने की काम कीजिए। और सबसे अच्छी बात राइटर कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो है ना, वो भी, उनको भी पता है कि अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं ग्रेन्स को, अनाज को, राइस को, प्रोडक्शन का हम लोग डाइवर्ट करके उसका बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी क्या डेंजर होगी, वो भी उनको अवेयरनेस है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। 2009 में क्या हुआ था कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आई थी, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है ना,
वो कहती है कि आप जो है नॉन फूड रिसोर्सेज का यूज कीजिए, जैसे कि वुड हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, इसको यूज कीजिए, जिससे फूड और फ्यूल के बीच में आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 2007 और 8 के बीच में क्या होता है कि 25% जो कॉर्न होता है ना, कॉर्न प्रोड्यूस हुआ था यूएसए में, उस कॉर्न का यूज किया गया था बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करने में, 25% कॉर्न का। और इसके साथ साथ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, सोयाबीन, सनफ्लावर्स, इसका भी यूज किया गया था प्रोडक्शन, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करने में। अब इससे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर एक और डेटा है कि 2018-19 में 37.6% जो कॉर्न है वो प्रोड्यूस किया गया था यूएसए में इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि आप देखो कि इससे पहले 25%, अब हमारे पास 37.6% का डेटा देखने को मिल रहा है कॉर्न का प्रोडक्शन में। यूएसए में देखने को मिला कि कॉर्न जो है वो इथेनॉल का प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। इस तरीके से जो डाइवर्जन हुआ था ना फूड क्रॉप्स का, वो आपको एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली आपको फूड की प्राइसेस की जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिला था। तो ये एक डेटा राइटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। फिर राइटर कहते हैं कि ऐसा हमारा इंडिया जो कि अभी रैम्पेंट पॉवर्टी में है, हंगर है, हमारे पास माल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, फूड ग्रेन नहीं है, क्या हमारे पास ये इस समय सही है कि हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करें? दिस इज एट द टाइम व्हेन इंडियंस पोजीशन इन द हंगर इंडेक्स हैज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो आपको पता ही है कि 9 प्लेसेस स्लिप कर गई हैं 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि हम लोग 119 कंट्री में, यानी कि 119 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो 102 है। आप इससे इमेजिन कर सकते हो। फिर राइटर एक डेटा और देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो आई थी 2015-16 में, उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कहा कि 38.4% ऑफ चिल्ड्रन जो है, जो 5 ईयर्स से कम है, वो स्टंटेड है। यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, ARE। ओके, सो यहाँ पे स्टंटेड कहने का मतलब उनका हाइट छोटा है, यानी कि उनके एज के अकॉर्डिंग उनका हाइट छोटा है। और 21% जो है ना वेस्टेड है, यानी कि उनकी लो वेट, उनकी जो वेट है बहुत ही कम है। इसीलिए आप तो कह सकते हो ना कि जो स्टंटेड और जो वेस्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हम लोग मैल न्यूट्रिशन की शिकार बोलते हैं, है ना, कुपोषण का शिकार बोलते हैं। और किनको बोलेंगे, है ना, और किनको तो हम लोग नहीं और किन्हीं को तो नहीं बोल सकते, जो हमारे वेस्टेड और स्टंटेड बच्चे होंगे ना, उन्हीं को तो हम बोलेंगे मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्योंकि उनको खाना अच्छे से नहीं मिल रही है, कुपोषण हो रहा है उनके साथ। इनफैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years वेस्टिंग हैज इंक्रीज फ्रॉम 19.8%। अब सोचो कि 19.8% से जब NFHS की रिपोर्ट आई थी, NFHS 3 की जब रिपोर्ट आई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, वो उस टाइम से लेके 10 साल में, पिछले 10 साल में आपको NFHS की 4th रिपोर्ट आने पे आपको 19.8% से ये इंक्रीज होके 21% पे इंक्रीज हो चुकी है। ओके, 2018 में गवर्नमेंट ने ये अपना दो जो है ये नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल को, उसको मॉडिफाई करती हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं। 2009 में पॉलिसी आप देखें, 2009 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है वो क्या कहती है कि भाई आप जो है वो जो हमारे पास वुड की की जो हमारे फूड ग्रेन है, ऐसे प्रोडक्ट पे आप जो है बायोफ्यूल की प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन 2018 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आती है, उस पे अब वो पॉलिसी क्या होता है, उस पॉलिसी में बेसिकली क्या आती है कि कहा जाता है कि 20% जो ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल की वो पेट्रोल में होगी, और 5% ब्लेंडिंग जो होगी बायोडीजल की वो डीजल में होगी बाय 2030। ठीक है, ये उनका टारगेट था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के, जो पॉलिसी आई थी 2018 में, उसके थ्रू। यानी कि वो जो पॉलिसी थी ना, वो पॉलिसी आप इस तरीके से आप कह लो कि हर एक क्रॉप ईयर में कह सकते हो कि जब ओवर सप्लाई होगी फूड ग्रेन्स का, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि उसका यूज कर लेंगे हम लोग
बायोफ्यूल का कन्वर्जन करने में, ओके, बायोफ्यूल को तैयार करने में। और ये किस तरीके से की जाएगी, तो हम लोग सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज का यूज करके, यानी कि सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरी की जो यूज है, आपको अगर मैं बताऊं तो 2016 में 2016 में सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज हमारे पास हमारे इंडिया में स्टेब्लिश की गई थी, ऑल ओवर इंडिया में, अक्रॉस द कंट्री वो हमारी आई थी। अब देखो, अब इससे क्या होगा, ये जो पॉलिसी आई थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये क्या करती है, क्या कहती है कि इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसको फूड ग्रेन्स जैसे कि व्हीट हो गया या फिर ब्रोकन राइस हो गया, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूज करके आप इथेनॉल बनाइए, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, अगर मैं दिखाऊं कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो, बायोमास आपका वीट का हो गया, फॉरेस्ट से हो गया, बायोमास आ गया हमारा। बेसिकली बायोमास का कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, और कन्वर्जन करके बायो एनर्जी, बायो मटेरियल्स, केमिकल्स या फिर बायोफ्यूल्स तैयार करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा जैसे कि बायोफ्यूल फार्म से आ गया, खेती से, फॉरेस्ट से, बायोमास हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हो गए, इनको कन्वर्ट करके यहाँ पे हमारा बायो रिफाइनरी है, रिफाइन करके हम लोग बायोफ्यूल में तैयार करते हैं। समझ गए बात को। अब देखो, इस राइटर ये कहना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, और कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास वरिंगली सिचुएशन ये है कि ये जो न्यू पॉलिसी है ना, वो बताई कि अगर हमारे पास एक्सेस फूड ग्रेन होंगे तो उसको हम लोग इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इथेनॉल में जब कन्वर्ट करेंगे तब तक, जब तक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा उनकी स्वीकृति होगी। लेकिन ये जो अप्रूवल है इसकी, वो एनबीसीसी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा नहीं दी गई है अभी तक, ठीक है। ओके, सो it is not known if the Department of Agriculture and Food Distribution have protected that there will be an excess supply of rice in 2020 and 21। अब देखो कि ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि अगर 2020-21 तक की अगर हम बात करें तो 2020 ये देखा नहीं गया है, ये पता नहीं है कि हमारे पास कितनी सप्लाई ऑफ राइस है, यानी कि हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ राइस है या नहीं है, ये अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, कोई डेटा नहीं दी गई है इसकी। क्वांटिटी ऑफ राइस की जो आपको जहां से इथेनॉल की जिसका प्रोडक्शन होगा, जो प्रोड्यूस की जाएगी इथेनॉल, वो भी नहीं पता कि कौन सी इथेनॉल, कौन सा जो है वो क्वांटिटी या फिर क्वालिटी यूज की जाएगी। 85% ऑफ राइस जो है, आपको एक तरीके से कहो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये खरीफ क्रॉप की बात करी जाए, नॉट खरीद क्रॉप। सो अबाउट 85% जो राइस होगी आपकी खरीफ क्रॉप की, मॉनसून सीजन की, वो पूरे के पूरे, आप जैसे कि जानते हो कि हम लोग वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। सो अगर मॉनसून हमारा खराब हो जाता है तो क्या करेंगे हम उस टाइम में, क्या इंपोर्ट करेंगे कहीं दूसरे जगह से? तो इस तरीके से हमारी बातें चल रही है। अगर हम देखें चीज, तो पास्ट की बात करें तो पास्ट में अगर ये है कि डैमेज्ड ग्रेन, जो हमारे पास अनाज खराब हो गए थे, जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं था, उसको हम लोग क्या किए कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है वो उसको सेल कर दी, उसको बेच दी। और वो बेच कहाँ दी? कैटल फीड के लिए। अब ठीक है, ऑन मार्च 1st द एफसीआई हैड जस्ट 98.4 टन ऑफ नॉन इसेबल राइस, ठीक है। आप तो वो जो डैमेज्ड ग्रेन था, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं था, उसको तो आप बेच दिए। अभी आपके पास क्या बचा क्या है? तो आप राइटर कहते हैं कि मार्च 1 में 984 टन नॉन इसेबल राइस है हमारे पास, और 20 टन नॉन इसेबल व्हीट है, जो कि आप उसका हार्डली यूज कर सकते हो, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे पास उतनी बहुत ही कम जो है डैमे जो राइस है या फिर व्हीट है मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है, therefore it seems NBCC has decided to use sound quality rice within FSSAI specification for ethanol। अब इसीलिए NBCC जो है वो साउंड क्वालिटी राइस का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डैमेज ग्रेन तो हमारे पास मौजूद तो अभी है नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास साउंड क्वालिटी के राइस हैं उन्हीं का यूज करेंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट जो ये हमारे राइटर है, बेसिकली अभी यहाँ पे ये कहते हैं कि ये बहुत ही बैड पॉलिसी है। इस नॉर्मल टाइम पे भी, अगर हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन भी होता, अगर उस टाइम पे भी अगर हम राइस को कन्वर्ट करते
बायोफ्यूल में, तो वो भी बहुत ही घटिया स्टेप होता। ठीक है, इसलिए क्योंकि बेसिकली आप 984 टन के आपके पास राइस हैं, 20 टन के आसपास आपके पास वीट है, तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब हमारे पास देखो कि नेशनल इनकम में गिरावट देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखने को मिलेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस टाइम पे हमारे पास इस तरीके की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। इस तरीके से राइटर का कहना है, यानी कि राइस वीट का यूज अभी जो हमारे पास सॉन्ड क्वालिटी के राइस वीट है उनका यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फिर राइटर सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए फिर, तो इथेनॉल को आप प्रोड्यूस कर लीजिए ना, जो हमारे BNC मोलेसिस हैं, या फिर शुगर है, या शुगर सिरप है, शुगर केन है, यानी कि उससे आप तैयार कर लीजिए। देखो, ये हमारा शुगर केन का एक स्टॉक होगा, उस स्टॉक से आप उसको क्लीनिंग कीजिए या फिर चॉपिंग कीजिए, फिर उसका जूस एक्सट्रैक्शन कीजिए, फिर उसके बाद शुगर केन जूस, उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिर थीन जूस, फिर उसके बाद उसका इवेपोरेशन करके फिर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन और सेकंड क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद आपको AB मोलेसिस मिल सकते हैं। और ये आप राइटर यहीं पे सजेशन देते हैं कि आप वहां पे BNC मोलेसिस का यूज कीजिए, या फिर आप सिरप का यूज कर लीजिए, फिर शुगर केन का यूज कर लीजिए आप ना इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए। आप देखो कि इकोनॉमी जो है हमारा वो कोविड-19 की वजह से बहुत ही हार्श टाइम झेल रहा है। तो गवर्नमेंट को पहले ये सिक्योर करना चाहिए कि जो लोग हमारे 10-20 करोड़ लोग जो फंसे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको तो पहले राशन कार्ड, जिनके पास नहीं है उनको फूड ग्रेन पहुंचाइए जैसे भी हो, क्योंकि वही सबसे लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और राइस जो है ना, हर एक लोगों को पहले आप NGO को दीजिए, ठीक है, PDS प्राइस पे। ठीक, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कुक्ड फूड जो होगा या फिर पैकेजिंग करके वो माइग्रेंट लेबर को जो स्टक हैं सिटीज में उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, आप जो ये 3 मंथ की पॉलिसी लेके बात कहते हो ना कि जो 3 मंथ आप रखोगे, ठीक है, उनको 500 रुपये पर महीने देने की जो बात करते हो, ये सब छोड़ो, 3 महीने की पॉलिसी को हटा के 6 मंथ की पॉलिसी लेके रखो। ओके, सो जो NGO को आप PDS प्राइसेस पे उस कुक्ड फूड जो है वो माइग्रेंट लेबर के पास पहुंच पाएगा, इसीलिए आप उसको PDS प्राइसेस पे उसको दीजिए। अभी आप उसका इथेनॉल में कन्वर्जन मत कराइए। ठीक है, अब इफ द सेंटर स्टिल थिंक्स, अब फिर राइटर ब्लास्ट में ये कहते हैं कि भाई साहब देख लो, अगर सेंटर अगर अभी भी सोचती हैं कि उनके पास राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे नाइबरिंग कंट्रीज़ में भी अगर हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्री हैं और वो इकोनॉमी से अभी जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी भी इकोनॉमी अगर हार्श कंडीशन में है कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से, तो उनको आप प्रोवाइड कर दीजिए ना, अभी आप इथेनॉल में कन्वर्ट मत कराइए। ये ऐसा राइटर का सजेशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।